गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने ब्लड स्टार्ट किया था। ब्लड में हमने ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े। ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट में हमने प्लाज्मा प्लेटलेट्स पढ़ा। प्लाज्मा में हमने प्रोटीन्स पढ़े और प्लाज्मा कंटेंट पढ़ा, जैसे वाटर 91% वाटर और 7% प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, और अदर सब्सटेंस होते हैं जो 1.5% प्रेजेंट होते हैं। फिर ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, 45% सेल्स प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा का हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे थे सेल्स का कॉन्स्टिट्यूएंट। सेल्स में होती हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। मैंने पहले भी बताया है कि आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अब इसमें हमने आरबीसी कंप्लीट कर लिया है। आरबीसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, ब्लड में डब्ल्यूबीसीज का कंटेंट और टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज मतलब वाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, देखिए डब्ल्यूबीसीज को हम कहते हैं पुलिसमैन और द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। क्यों कहा जाता है ऐसा? बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी फॉरेन इन्फेक्शन से जो फॉरेन पार्टिकल द्वारा हो रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया या वायरसेस। ऐसे किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में जो सेल्स हमें हेल्प करती हैं वो होती हैं डब्ल्यूबीसीज। इसीलिए उन्हें पुलिसमैन या फिर सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। अब देखिए डब्ल्यूबीसीज के भी टाइप्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं उन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। अब हमने इसे ग्रैन्युलोसाइट्स या अग्रैन्युलोसाइट्स क्यों नाम दिया है, किस बेसिस पे हमने इसे डिवाइड करा है? तो देखिए जो जिन डब्ल्यूबीसीज के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो हो गए ग्रैन्युलोसाइट्स, और जिनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हम अग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो अब जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उसमें तीन तीन डब्ल्यूबीसीज होती हैं। देखिए न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स। अब मैं आपको ये हिंदी में एक बार रीड करके बता देती हूँ, सुनिए आप। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसीज मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। रोग उत्पादक सूक्ष्म जीवों से शरीर की रक्षा करना इनका मुख्य कार्य होता है। जो मैंने आपको बताया कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो डिजीज कॉजिंग है उससे ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन। कणिका में मतलब ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स को कणिका में बोला जाता है और अग्रैन्युलोसाइट्स को अकणिका में बोला जाता है। तो पहले आप देखिए इसमें ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में। इन कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में कण या दाने पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है इन सेल्स का, इसमें क्या पाए जाते हैं? कण मतलब ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ग्रैन्यूल्स का स्ट्रक्चर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शुगर पार्टिकल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है ग्रैन्यूल्स का। ठीक है, तो उस तरीके के कण, उस तरीके के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में डब्ल्यूबीसी के। तो जिन डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, और जिनमें वो ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, देखिए यह श्वेत रक्त कणिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इनके केंद्रक में दो या दो से अधिक खंड होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अब क्या होता है? सबसे ज्यादा देखिए यह श्वेत रक्त कणिकाओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज्यादा हमें ग्रैन्युलोसाइट्स मिलते हैं। और ग्रैन्युलोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है यानी कि जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? मल्टी लोब्ड होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है डब्ल्यूबीसीज का, ग्रैन्युलोसाइट्स का, ग्रैन्युलोसाइट ल्यूकोसाइट का, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब होता है, उसमें एक से ज्यादा लोब यानी कि खंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति बोन मैरो में, इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो में। कहाँ बनती है ये? बोन मैरो में। ठीक है, ठीक है, बोन मैरो में। और बोन मैरो में भी कहाँ? वहाँ एक सेल्स होती है मायोब्लास्ट, उससे इनका प्रोडक्शन होता है। बोन मैरो में मायोब्लास्ट होती है और मायोब्लास्ट से बनते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। और ग्रैन्युलोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के, और इनका लाइफ स्पेन होता है 21 डेज का। इससे पहले हमने पढ़ा था आरबीसी के बारे में। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है? 120 डेज, और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 21 डेज।
ठीक है, मतलब WBC 21 डेज तक ही हमारे बॉडी में एक्टिव होती है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट। 3 टाइप्स ऑफ WBCs होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसिनोफिल्स एंड एसिनोफिल्स। तो 3 टाइप्स ऑफ हमने ग्रेन्युलोसाइट्स पढ़े, कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए इन कोशिकाओं में 2 से 6 केंद्रक होते हैं, यह बड़ी होती हैं और इनका डायमीटर कितना होता है, 10 to 12 माइक्रोन होता है। ठीक है, ओके। इसकी संख्या 2000 से 8000 mm³ होती है। ये हमारे बॉडी में इनका नॉर्मल काउंट कितना होता है, 2000 से 8000 mm³ होता है। तथा संपूर्ण WBC की 60 to 70% होती है। मतलब सबसे ज़्यादा WBC में कौन सी WBC प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में, न्यूट्रोफिल्स। ओके, ठीक है। इनकी संख्या, हाँ, जहाँ भी हमें पस फॉर्मेशन होने लगता है, जहाँ पस ज़्यादा बढ़ता है, जहाँ पे पस जैसा इन्फेक्शन होता है या पस बनने लग गया, वहाँ पे हमें न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स काउंट उस जगह पे होंगे। अगर पस इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल्स का काउंट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। सपोज रिपोर्ट आती है आपकी, आपको बोला गया कि ये मेडिकल रिपोर्ट है, आप मुझे देख के बताओ, ठीक है। तो अगर आप उसमें देखेंगे, आप सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स देखेंगे। न्यूट्रोफिल्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है, 2000 से 8000 mm³। ठीक है, अब अगर आपने उस रिपोर्ट में देखा कि अरे इसमें तो ज़्यादा आ रहा है, 10,000 न्यूट्रोफिल्स है, तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे पेशेंट को कि उसकी पेशेंट की बॉडी में कहीं ना कहीं पस फॉर्मेशन हो रहा है, या तो उसको कोई चोट लग सकती है, या तो इंटरनल कोई सिस्ट है जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि अगर न्यूट्रोफिल्स काउंट ज़्यादा है, मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, और किस टाइप का इन्फेक्शन है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। चलिए, यह भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, ये भी फैगोसाइट्स होती है। भक्षक मतलब फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स क्या करते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर होता है, वो उसे खा जाती है। ठीक है, फैगोसाइट्स। और लेकिन ये किस टाइप के फॉरेन पार्टिकल्स को खाती है, जो छोटे होते हैं, दो बेचारे स्मॉल साइज, उन पार्टिकल्स को ये खा के किल कर देती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका फंक्शन एक बार देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहला इसका क्या है, यह जीवाणु के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। जीवाणु का संक्रमण कैसा, अगर हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उससे प्रिवेंट करने का काम होता है न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है, और क्या करती है, जो भी यूजलेस या फिर जो भी ऐसा पार्टिकल है बॉडी में जो हमारे काम का नहीं है, यूजलेस है या हार्मफुल है, वो उसे भी किल कर जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बेसोफिल्स। अभी हमने न्यूट्रोफिल्स पढ़ा, अब हम बेसोफिल्स पढ़ेंगे। देखिए, इसमें बड़े आकार का 2 खंड वाला असामान्य केंद्रक पाया जाता है। देखिए, मैं हिंदी में इसलिए पढ़ रही हूँ कि अगर आपको मेरी इंग्लिश की लैंग्वेज में इशू आ रहा हो तो फिर आप ये हिंदी का सुन लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो ध्यान से सुनिए जो मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, इसमें बड़े आकार का 2 खंड वाला असामान्य केंद्रक पाया जाता है। बड़े आकार का 2 खंड वाला असामान्य केंद्रक मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, लार्ज साइज का होता है, बड़ा होता है। दूसरी WBCs के कंपैरिजन में इसका न्यूक्लियस लार्ज साइज का होता है, बड़ा होता है, और उसमें कितने लोब होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, और थोड़ा सा अनकॉमन सा दिखता है, असामान्य केंद्रक रहता है वो। ठीक है, 2 लोब्स होते हैं इसके न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इनकी संख्या 200 mm³ होती है, और इनका नॉर्मल काउंट क्या होता है, 200 mm³ नॉर्मल काउंट होता है किसका, बेसोफिल्स का। ओके, और इनका जो डायमीटर है वो कितना है, 8 to 10 माइक्रोमीटर। ओके, यह कोशिका हेपेरिन रखती है जो रुधिर में थक्का बनाने से रोकती है। यह कोशिका सूक्ष्म जीवों से प्रतिरोधकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब बेसोफिल्स में क्या प्रेजेंट होता है, हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट मतलब जो कोगुलेशन में हेल्प नहीं करता है, जिसके प्रेजेंस होने से कोगुलेशन नहीं होता है। कोगुलेशन क्या होता है, थक्का जमना। तो बेसोफिल्स में क्या प्रेजेंट होता है, हेपेरिन प्रेजेंट होता है, और वो हेपेरिन किस चीज में हेल्प करता है, ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है, खून का थक्का जमने से रोकता है, क्या, हेपेरिन। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है,
बेसोफिल्स में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये ब्लड का नॉर्मल फ्लो मेंटेन करता है। अब देखिए ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, और प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, क्लॉटिंग करने का, ठीक है। आप बताइए अगर प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाएंगे तो जहाँ जहाँ ब्लड है वो पूरा जमा हुआ होगा, ब्लड का फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो उसका फ्लो मेंटेन करने के लिए अब अगर प्लेटलेट्स प्रेजेंट है तो डब्ल्यूबीसीज भी प्रेजेंट है ब्लड में, और डब्ल्यूबीसीज में प्रेजेंट है बेसोफिल्स, ठीक है। और बेसोफिल्स में क्या है, हेपेरिन विच वर्क एज अ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या, जो ब्लड के जमने को, थक्का बनने को रोके, ठीक है, दैट इज एंटीकोगुलेंट। So because of the presence of heparin, that is anticoagulant in the basophils, it prevents the blood from clotting and maintains the normal flow of the blood. तो इससे वो क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, एसिनोफिल्स, ओके। यह कोशिका अंग्रेजी में बी आकार की होती है, जैसे हमारा बी का स्ट्रक्चर होता है ना, उस शेप की होती है, क्या, एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स का शेप कैसा होता है, बी शेप का होता है, तथा दो खंड वाली बड़े कण कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर से सुनिएगा, यह कोशिका अंग्रेजी के बी आकार की होती है तथा दो खंड वाली बड़े कण कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, दो खंड वाली, और इसमें क्या होता है ना, लार्जर ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दो खंड बी शेप की है तो उसके दो लोब्स बन गए ना, दो लोब्स, इस तरीके से दो लोब्स बन गए, ठीक है। इसका व्यास और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 10 to 12 माइक्रोन होता है, और ये 2 to 4% होती है। सबसे कम डब्ल्यूबीसीज में प्रेजेंट, मतलब सबसे कम नहीं, 2 to 4% डब्ल्यूबीसीज का जो कंटेंट होता है वो एसिनोफिल्स होता है, ठीक है। इनकी संख्या 100 से 600 मिलियन क्यूब होता है। इनका नॉर्मल काउंट क्या होता है, 100 to 600 होता है। यह प्रोटीन रखती है इसलिए इन्हें प्लाज्मिनोजेन कहते हैं। अब जैसे बेसोफिल्स में हेपेरिन कंटेंट था, इसमें क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। एसिनोफिल्स में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिनोजेन। तो एसिनोफिल्स में जैसे बेसोफिल्स में प्रेजेंट होता है हेपेरिन एंटीकोगुलेंट, ऐसे ही एसिनोफिल्स में प्रेजेंट होता है प्रोटीन जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिनोजेन, ठीक है। अब देखिए, अब इसके फंक्शन एक बार पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने इसमें, यह स्थानीय संक्रमण प्रक्रिया को फैलने से बचाती है। इसका क्या मतलब होता है, इट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन ऑफ लोकल, मतलब लोकल इन्फेक्शन जहाँ पे, इट्स प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ लोकल इन्फेक्शन। तो लोकल इन्फेक्शन क्या होता है, लोकल इन्फेक्शन होता है फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ चोट लग गई है, ठीक है। तो यहाँ मुझे चोट लगी, अगर मुझे कोई इन्फेक्शन होगा तो पहले तो मुझे हाथ में होगा, पहले तो इस जगह पे होगा, फिर वो फिंगर में स्प्रेड होगा, फिर यहाँ स्प्रेड होगा, फिर पूरे बॉडी में होगा। तो अभी पर्टिकुलर अभी कहाँ पे हो रहा है, लोकल, इस जगह में हो रहा है। तो दैट इज कोई स्पेसिफिक जगह पे चोट लगना और उसी स्पेसिफिक जगह पे इन्फेक्शन होना, दैट इज कॉल्ड लोकल इन्फेक्शन। और लोकल इन्फेक्शन से अलग जो पूरे बॉडी का इन्फेक्शन होता है वो कैसा होता है, लोकल इन्फेक्शन से ही स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। जैसे हमें यहाँ चोट लगी, ठीक है, यहाँ पे टिटेनी वायरस जो है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, वो आ गया, ठीक है, फिर बैक्टीरिया, सॉरी, फिर वो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, ब्लड से वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा, तो फिर वो कैसा हो जाएगा, फिर वो पूरे बॉडी का इन्फेक्शन हो जाएगा। बट क्या है, तो ये पूरे बॉडी में इन्फेक्शन होने से रोकने के लिए कौन सी सेल्स काम कर रही है यहाँ पे, एसिनोफिल्स। कैसा काम कर रही है, वो लोकल इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ चोट लगी हुई है तो एसिनोफिल्स का क्या काम है कि चोट लगने के कारण जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, जो डेड स्किन्स हो रही है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हार्मफुल आ रहे हैं, वो उसे यहीं की यहीं ख़त्म कर देंगे। उसको आगे बढ़ने से या फैलने से रोकने का काम होता है एसिनोफिल्स का, ठीक है। चलिए, अभी हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसीज में ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज का क्लासिफिकेशन होता है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ दो सेल्स इन विच ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट, तो वो हो जाती है ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में हमने पढ़ा न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स कहाँ काम करती है, जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है, उसे रोकने के लिए वो वहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर देती है,
ठीक है। फिर बेसोफिल्स, बेसोफिल्स कैसा काम करती है? बेसोफिल्स का काम क्या होता है? एंटीकोगुलेंट रहता है उनके पास, हेपेरिन, वो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है और ब्लड का नॉर्मल फ्लो मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा पढ़ा लास्ट हमने? एसिनोफिल्स। इसमें क्या होता है? इसमें होता है प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिनोजन, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? ये लोकल इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे अग्रेन्युलोसाइट्स। अब अग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है तो आपको समझ आ गया होगा। अग्रेन्युलोसाइट्स होता है जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, जिन सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं, दोज आर कॉल्ड अग्रेन्युलोसाइट सेल्स, ठीक है। देखिए यह 20 से 30% श्वेत कणिक कोशिकाएं होती हैं। इसकी कोशिका द्रव्य में कम मात्रा में नॉन स्पेसिफिक लाइसोसोम कण पाए जाते हैं, बहुत लेस अमाउंट में लाइसोसोम ग्रैन्यूल्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। और 20 to 30% ऑफ WBCs होते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स हमने पढ़ा वो होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। और ये होते हैं 2 टाइप्स के, ओके। देखिए इनमें कौन कौन से हैं? एक केंद्रक श्वेत कोशिकाएं, ठीक है। एक केंद्रक मतलब मोनोन्यूक्लिएटेड, तो इन्हें हम बोलते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है। लसिका कोशिकाएं एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो अग्रेन्युलोसाइट्स कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप्स की। कौन सी? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ओके। मोनोसाइट्स क्यों? क्योंकि उसमें एक ही सेल प्रेजेंट, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। देखिए एक केंद्रक श्वेत कोशिकाएं, ये कहते हैं हम मोनोसाइट्स को। अब देखिए मैं हिंदी में एक बार रीड कर रही हूँ, सुनिएगा। यह रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ब्लड में WBCs में इट इज़ द लार्जेस्ट सेल, ठीक है। सभी सेल से साइज में सबसे बड़ी सेल होती है मोनोसाइट्स, ठीक है। इनकी संख्या 350 to 800 क्यूबिक mm होती है, ठीक है। इसकी वही mm क्यूबिक या क्यूबिक mm कितना होता है? इसका नॉर्मल काउंट कितना होता है? 350 to 800 क्यूबिक mm, ठीक है। इनका व्यास मतलब इनका जो डायामीटर होता है वो 12 to 20 माइक्रोन, बिकॉज दीज आर द बिगेस्ट द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ WBCs। WBCs में सबसे बड़ी सेल्स हैं मोनोसाइट्स, ठीक है। और इनका डायामीटर कितना होता है? 12 to 20 माइक्रोन मीटर। इनका केंद्रक छोटा और असामान्य आकार का होता है। इनका निर्माण मोनोब्लास्ट, बोन मैरो में मोनोब्लास्ट सेल्स होती हैं उनके द्वारा होता है। अब इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस इसका छोटा होता है, असामान्य और छोटा, अनकॉमन सा होता है, स्मॉल। दिस इज द बिगेस्ट सेल, दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ WBC। लेकिन इसका जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो कैसा है? छोटा है। और ये सेल्स कहाँ बनती हैं? ये भी बोन मैरो में ही बनती हैं, पर बोन मैरो की कौन सी सेल में बनती है? ये मोनोब्लास्ट में, ठीक है। बोन मैरो में सेल्स होती है मोनोब्लास्ट, जहाँ से बनती है मोनोसाइट्स, ओके। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इसका कार्य कोशिकाओं का भक्षण, फैगोसाइटोसिस, फैगो मतलब ईटर, साइटोसिस मतलब सेल, सेल को खाने का काम, कोशिका भक्षक का काम होता है मोनोसाइट्स का, ठीक है। यह घाव भरने तथा उत्तक पुनर्निर्माण में सहायता करती हैं। अब कहीं भी अगर हमें चोट लग गया है, वहाँ पे टिश्यू रिजेनरेशन, सेल रिजेनरेशन, ये किसका काम होता है? मोनोसाइट्स का। हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कहीं हाथ में या कहीं भी आपको चोट लग गई है, अब उस चोट को आपको जल्द से जल्द ठीक करना है, उस ठीक करने के लिए वहाँ पे कौन से सेल्स की ज़रूरत होगी? तो आप क्या बोलेंगे? मोनोसाइट्स की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डेड सेल्स हुई है, सपोज यहाँ अगर चोट लग गई है आपको, तो यहाँ की टिश्यूज निकल जाएंगी, सेल्स निकल जाएंगी, ब्लड दिखने लगता है, यहाँ पे दिखता है, स्किन निकल जाती है। तो मोनोसाइट्स का क्या काम होता है? वो टिश्यू रिजनरेशन का काम करती हैं, वहाँ पे वो स्किन फिर से लाने का काम करती हैं, ठीक है। तो घाव भरने में और टिश्यू मतलब जो वहाँ पे इंजुरी हुई है उसको क्या करने में, इंजुरी को हील करने में, इंजुरी की हीलिंग में मेन काम होता है मोनोसाइट्स का, ठीक है। और दूसरा होता है टिश्यू रिजनरेशन का काम होता है मोनोसाइट्स का, ठीक है।
तो किसी भी इंजुरी को हील करने में मेन काम किसका होता है? मोनोसाइट्स का होता है. एंड मोनोसाइट्स आर द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द WBC, बट दे हैव अ स्मॉल न्यूक्लियस. लेकिन इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? स्मॉल होता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में. नेक्स्ट क्या है? लिम्फोसाइट्स. ठीक है, यह रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की 20 to 25% होती हैं. ठीक है, ब्लड में जो WBCs होती हैं उनमें 20 to 25% लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं. लिम्फोसाइट्स को लसिका कोशिकाएं भी कहा जाता है. ठीक है, इन कोशिकाओं में एक ही बड़ा गोलाकार केंद्रक होता है. यह कोशिका छोटी और बड़ी होती है. इनमें एक ही मतलब राउंड शेप का न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है राउंड शेप का. और ये कोशिकाएं कैसी होती है? दीज सेल्स आर स्मॉलर एंड बिगर. ठीक है, स्मॉल भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं. छोटी कोशिकाएं जो स्मॉल सेल्स होती हैं उनका डायमीटर 6 to 9 माइक्रोन मीटर होता है. ठीक है, और जो बड़ी सेल्स होती हैं उनका जो डायमीटर होता है कितना होता है? 10 to 14 माइक्रोन मीटर होता है. और इनका नॉर्मल काउंट कितना होता है? 1500 से 2700 मिलियन mm3. ठीक है, 1500 to 2700 mm3 होता है नॉर्मल काउंट लिम्फोसाइट्स का. ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा. यह रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की 20 से 25% होती हैं. इन कोशिकाओं में एक ही बड़ा गोलाकार केंद्रक होता है. यह कोशिका छोटी और बड़ी होती हैं. छोटी का व्यास मतलब डायमीटर 6 to 9 माइक्रोन होता है, माइक्रोन मीटर होता है. और बड़ी का कितना होता है? 10 to 14 माइक्रोन मीटर होता है. और इनका नॉर्मल काउंट कितना होता है? 1500 to 2700 mm3. ये इनका नॉर्मल काउंट है. ठीक है, अब देखिए, अब लिम्फोसाइट्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, दो लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. अब देखिए, बी लिम्फोसाइट्स यह अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती है. यह कोशिका स्पेसिफिक एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी उत्पन्न करती है. बी लिम्फोसाइट्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस और फॉर्म्ड फ्रॉम द बोन मैरो. ये भी बोन मैरो से बनती है. और दे कैरी द स्पेशल एंटीजन फॉर द एंटीबॉडीज. ठीक है, स्पेसिफिक एंटीजन होता है फॉर द एंटीबॉडीज. एंड टी लिम्फोसाइट्स यह थाइमस ग्रंथि से उत्पन्न होती है. मतलब दे आर प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड. ठीक है, थाइमस ग्लैंड से प्रेजेंट होता है. थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड. तो टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? थाइमस ग्लैंड से. और बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? बोन मैरो से. तो हम पढ़ रहे थे लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स में हमने क्या पढ़ा? व्हाट आर लिम्फोसाइट्स? लिम्फोसाइट्स छोटी भी होती हैं और लिम्फोसाइट्स की सेल्स बड़ी भी होती हैं. और लिम्फोसाइट्स में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, और लिम्फोसाइट्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है? 1500 to 2700 mm3. दिस इज द नॉर्मल काउंट ऑफ द लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में हो रहा है. तो बी लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या होता है? दे कैरी स्पेसिफिक एंटीजेंस फॉर द एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज कैसे? एंटीबॉडीज एंटीजन का रिलेशन क्या होगा? देखिए, जैसे अभी कोरोना चल रहा है. ठीक है, कोरोना में कोरोना वायरस आता है, वो हमारी बॉडी में एक्ट करता है. ठीक है, वो एक्ट करता है तो फिर हमें फीवर आता है, लंग इन्फेक्शन होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स हैं उन्होंने अभी तक एंटीबॉडीज़ बनाई ही नहीं है एक एंटीजन के लिए. और वो एंटीजन क्या है? कोरोना वायरस. उसके लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी ही नहीं है. बी लिम्फोसाइट्स ने अभी तक एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई है. इसलिए जब भी कोरोना इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी की सेल्स उसके अगेंस्ट काम कर ही नहीं पाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है ही नहीं. इसलिए हमें फीवर आ जाता है, लंग इन्फेक्शन हो जाता है. लेकिन अब क्या हुआ है? अब चालू हो गया है वैक्सीनेशन. ठीक है, अब वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है? वैक्सीनेशन में हम जाते हैं, हम वैक्सीन लेते हैं और बोलते हैं वैक्सीन ले लिया है, अभी कोरोना इन्फेक्शन का डर खत्म हो गया. क्यों डर खत्म हो गया? क्योंकि वो जो वैक्सीन हमने ली है उसमें हम क्या ले रहे हैं? हम डेड कोरोना वायरस ही हमारी बॉडी में डाला जा रहा है. ठीक है, इनएक्टिव कोरोना वायरस हमारी बॉडी में डाला जा रहा है. अब जब वो इनएक्टिव कोरोना वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो जो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, कौन सी? बी लिम्फोसाइट्स, अब वो क्या कर रही हैं?
अब वो उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या कर रही हैं, एंटीबॉडी फॉर्म कर रही हैं। तो जैसे ही वैक्सीन क्या, तो हमारे बॉडी में जितनी भी बी लिम्फोसाइट्स हैं उन सब ने क्या काम करा, उन्होंने स्पेसिफिक कोरोना एंटीजन के लिए उन्होंने एंटीबॉडी बना ली। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जब भी हम कोरोना इन्फेक्शन के मतलब कोरोना वायरस के एक्सपोजर में आएंगे, या हम कहीं गए, या हम किसी कोविड पेशेंट से मिले, या हम ऐसी कोई भी जगह गए जहाँ पे कोविड इन्फेक्शन है, तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस जाएगा, तो जो बी लिम्फोसाइट्स है उन्होंने ऑलरेडी क्या करा है, एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर लिए। तो अब वो हमारी बॉडी में ज़्यादा एक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज़ है वो उसे किल कर देंगी। ठीक है, तो ये मेन काम होता है एंटीबॉडीज़ का। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी लिम्फोसाइट्स तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर द कोरोना, उसके अलावा भी जो भी वायरल डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, उसके अगेंस्ट बी लिम्फोसाइट्स स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती है। ठीक है, अब एक बार हम इसमें देखते हैं इसमें मेन फंक्शन क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए टी लिम्फोसाइट्स का, यह इम्यूनो रिस्पॉन्स में कार्य करती हैं। इम्यूनो रिस्पॉन्स क्या होता है, ये हमारी बॉडी क्यों हेल्दी है, इम्यून सिस्टम के कारण हेल्दी है। ठीक है, तो क्या करेंगी, कोई भी जब एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने का काम होता है टी लिम्फोसाइट्स का। वही जो मैंने आपको बताया, जैसे कि आप डस्ट में जाओगे तो एलर्जी होती है ना, आप बोलते हो कि छींक आने लग गई, या फिर किसी को आंखों से पानी आने लगता है, या किसी को धूप में निकलने से ईचिंग होने लगती है, या डस्ट से ईचिंग होती है, तो ये है इम्यूनो रिस्पॉन्स। ये हमारा इम्यून सिस्टम है जो बाहर की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, ये बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। किस फॉर्म में रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्नीजिंग, छींकें आने लगती हैं, आंखों में इरिटेशन होता है, स्किन में खुजली होने लगती है, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इम्यूनो रिस्पॉन्स। और ये किसका काम होता है, टी लिम्फोसाइट्स का। ठीक है।